हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 दिसंबर 2023 के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ध्यान दें, जो मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना है वो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है संस्कृत मंत्रालय, इसका राइट आंसर है। तो याद रखें, इसके तहत भारत सरकार ने सभी गांवों को मैपिंग और दस्तावेज तैयार करने का निर्णय दिया है। इस परियोजना के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के तहत मैपिंग और दस्तावेज तैयार करने का निर्णय भारत सरकार ने दिया है सभी गांवों को। ठीक है, तो याद रखें। हाल ही में लॉन्च की गई प्रमुख परियोजनाओं को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछे हार्ट कुक्ड भोजन योजना, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो है आंगनवाड़ी के बच्चों को गर्म खाना दिया जाए। अबुआ आवास योजना, ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और गृह लक्ष्मी परियोजना जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये परियोजनाएं एक बार सभी लोग रिवीजन कर लेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों ध्यान दें, इस जो 10 करंट अफेयर की PDF जो आपके मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या द स्ट्रीट 2.0 सर्च करके भी आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो अध्यक्ष बने हैं वो उसे बनाया गया है राजीव आनंद को। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो राजीव आनंद को चुना गया है। तो लाइफ जो मैक्स है, मैक्स फाइनेंस सर्विसेज की सहायता से जो मैक्स फाइनेंस सर्विस की सहायता से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को चुना गया है। और ये जो राजीव आनंद है ये पूर्व अध्यक्ष अनलजीत सिंह की जगह लेने वाले हैं। अनलजीत सिंह की जगह लेंगे राजीव आनंद। तो याद रखना, जो ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है ये एक्सिस बैंक और मैक्स ग्रुप दोनों को मिलाकर ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बनाई गई है। और इस कंपनी की जो स्थापना हुई है वो 11 जुलाई 2000 को इसकी स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर। और एक्सिस बैंक की जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक, एक्सिस बैंक की जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में जो हिस्सा है एक्सिस बैंक का वो है 19.02% हिस्सेदारी है एक्सिस बैंक की इसमें। ठीक है, एक्सिस बैंक की जो हिस्सेदारी है वो इतनी है। अब एक बार कुछ अध्यक्षों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे BBC के अध्यक्ष आपकी बात करें कि कौन है, तो वर्तमान में तो समीर शाह है BBC के अध्यक्ष। ठीक है, IDBI के कार्यकारी निदेशक जो बनाए गए हैं वो जितेश जान को बनाया गया है। और बात करते हैं ICFRE की पहली महिला जो महानिदेशक बनी है वो कंचन देवी को बनाया गया है, कंचन देवी को बनाया गया है। तो याद रखना, मनीषा पाड़ी है वो भारत की पहली वोमेन ADC बनाई गई हैं। और बात करें फिनो पेमेंट बैंक के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो रजत कुमार जैन को चुना गया है। और HDFC बैंक के निदेशक आपसे पूछे तो हर्ष कुमार भानवाला इसके वर्तमान में निदेशक हैं। फिक्की के अध्यक्ष की बात करें, फिक्की के अध्यक्ष जो वर्तमान में है अनिश शाह हैं। अनिश शाह को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, यूनिसेफ किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा। तो ग्रीन राइजिंग जो पहल शुरू करने वाला है, यूनिसेफ शुरू करने वाला है, वो भी भारत सरकार के साथ मिलकर। ठीक है, भारत सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ जो है ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने वाला है। बात करते हैं यूनिसेफ जो है वो भारत जो अभी दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें ग्रीन राइजिंग पहल की बात की गई है। और इसका उद्देश्य यह है ग्रीन राइजिंग पहल की कि दुनिया भर में लाखों युवाओं को जो हरित गतिविधियों में पूर्ण रूप से प्रेरित करना, इसका यही उद्देश्य है। बात करते हैं भारत में जो युवा अभियान शुरू किया गया है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है, इसका लक्ष्य यह है कि युवाओं को जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय पहल के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण की देखभाल के लिए युवाओं को जमीनी स्तर पर इसके प्रेरित करने के लिए युवा अभियान चलाया गया था। युवा अभियान, इसको याद रखना। ठीक है, यूनिसेफ आया है तो यूनिसेफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो स्थापना हुई है वो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका वो जो मुख्यालय है। ठीक है, इसका मुख्यालय अमेरिका में है। वर्तमान में इसकी जो प्रमुख बनाई गई है वो कैथरीन M रसेल को बनाया गया है यूनिसेफ का प्रमुख। और इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वच्छता और को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रमुख कार्य यही होता है। ठीक है, इसका जो यूनिसेफ का कार्य होता है वो बच्चों के पोषण को अच्छी तरह से मजबूत करना, शिक्षा, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो इसका काम यही है यूनिसेफ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो जयपुर जो वैक्स म्यूजियम में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका C राइट है, BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो BR अम्बेडकर जो हैं वो जयपुर जो वैक्स संग्रहालय है जो नाहरगढ़ किले में स्थित है उसमें एक जो मोम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। BR अम्बेडकर की जो मोम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। मोम की प्रतिमा का उद्घाटन 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के उपलक्ष्य में किया जाएगा और उनके निधन को ही महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं जो ये तैयार होगी इनकी मोम की प्रतिमा वो 5 फुट 11 इंच ऊंची होगी और इसका जो वजन होने वाला है वो 38 किलोग्राम का इसका वजन होने वाला है इस प्रतिमा का, तो याद रखना। ठीक है, कुछ समय पहले जयपुर वैक्स में के संग्रहालय में ये भी बात कही गई है कि विराट कोहली की मोम की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। ये फैसला लिया गया है कुछ समय पहले। ठीक है, तो विराट सिंह की भी प्रतिमा का जो है अनावरण किया जाएगा। BR अम्बेडकर की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो 19 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का औपचारिक रूप से अनावरण जो किया जाएगा वो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया जाएगा। तो ये 19 फुट की प्रतिमा का अनावरण वहाँ पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि अनुक्का त्यौहार किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो अनुक्का त्यौहार है वो किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाएगा। तो ये यहूदी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाएगा। जो ऑप्शन नंबर D सही है, इसका राइट आंसर है यहूदी धर्म के लोगों द्वारा अनुक्का त्यौहार मनाया जाएगा। अनुक्का त्यौहार पर यहूदी जो होते हैं जो इसे ही क्रिसमस के रूप में जाना जाता है, यहूदियों का क्रिसमस के रूप में अनुक्का त्यौहार को जाना जाता है। ठीक है, ये 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया जाने वाला है। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया जाने वाला है अनुक्का त्यौहार और इसे ही यहूदियों का क्रिसमस के नाम से भी जाने जाता है। 200 ईसा पूर्व पहले ये जो 200 ईसा पूर्व पहले यरूशलेम के आसपास के दूसरे मंदिर के पुनर्समर्पण की याद में जाना जाता है इसे, और इसे ही रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। इसे ही रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कैंडल बहुत सारी जलाई जाती हैं
पूर्ण रूप से, तो इसे ही रोशनी का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इजराइल आया है, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की जो राजधानी हो जेरूसलम है। ठीक है, राष्ट्रपति वहाँ के हैं इसहाक हारजोग, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो है बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल है या एक यहूदी देश है। जो इजराइल है एक यहूदी देश है, यहूदी देश के नाम से जाना जाता है इजराइल को, यहूदियों का देश है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताया गया है, नए भारत का सामवेद पुस्तक भारतीय संविधान पर किसके भाषणों का संकलन है? तो इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी के भाषणों का इसमें संकलन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर है। याद रखें, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। ये पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद जो पुस्तक का विमोचन किया है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें नए भारत सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक जो है भारतीय संविधान पर जो भी प्रधानमंत्री ने भाषण दिए हैं सभी भाषणों का जो है संकलन इस पुस्तक में जिक्र किया गया है, सभी भाषणों के संकलन का। तो याद रखें, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2023 की प्रमुख पुस्तकें एक बार रिविजन कर लेते हैं। आपसे पूछे द मैकमोहन लाइन किसकी पुस्तक है? तो ये जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह की पुस्तक है। और बात करें दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, ये जो पुस्तक है ये फैसल फारूकी की पुस्तक है। सनराइज ओवर अयोध्या जो पुस्तक है ये सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। और कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये पुस्तक अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। तो याद रखें, अभिजीत बनर्जी की। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, जूनियर महमूद का निधन हो गया है, वह कौन थे? जो जूनियर महमूद थे इनका निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। जूनियर महमूद एक अभिनेता थे, तो याद रखना अभिनेता थे। जूनियर महमूद को जो है ये इनका नाम जो है नाइम सैयद है और ये बॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक है, इनका हाल ही में मुंबई में इनका निधन हो गया है। ये जो थे नाइम सैयद, जिसे जूनियर महमूद के नाम से जाना जाता है, ये जो हैं ये स्टमक कैंसर से पीड़ित थे। इनका हाल ही में जो है मुंबई में निधन हो गया है। तो याद रखें, जूनियर महमूद ने कई फिल्मों में अपनी खूब अच्छी तरह भूमिका निभाई है, जैसे हाथी मेरा साथी, कारवा और मेरा नाम जोकर आदि फिल्मों में इन्होंने अपना किरदार निभाया है। फेमस फिल्मों में काम किया है इन्होंने। ठीक है, और ये जो है वो 250 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी करियर की जो शुरुआत की थी वो 1967 में पहली फिल्म इनकी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था नौनिहाल फिल्म। इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इसमें भूमिका निभाई थी। 1967 में इनकी ये फिल्म रिलीज हुई थी, नौनिहाल नाम की फिल्म। तो याद रखना, इनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। स्टमक जो कैंसर से जूझ रहे थे उसी की वजह से इनका निधन हो गया है। हाल ही में हुए जो प्रमुख निधन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे दिनेश फडणवीस थे, वो एक अभिनेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। आर सुब्बा लक्ष्मी का हाल ही में निधन हो गया, ये एक अभिनेत्री थी। हेनरी किसिंजर जो थे वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। सीके गोपीनाथन धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखें। आपसे पूछे फातिमा बीवी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। इनका हाल ही में निधन हो गया, अब ये हमारे बीच नहीं रही। पी वलसाला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक थी, पी वलसाला, इनका हाल ही में निधन हो गया है। रोजलिन कार्टर, यह एक अमेरिका की एक पूर्व महिला थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
और संजय गढ़वी जो थे वो फिल्म निर्देशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चंद्रमोहन जो थे वो तेलुगु भाषा के अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और गी.वे. पटेल की बात करते हैं तो गी.वे. पटेल एक भारतीय कवि थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये हमारे बीच नहीं रहे गी.वे. पटेल। तो याद रखना इन सारे जो निधन हुए हैं महत्वपूर्ण, उनको डिस्कस मैंने कर दिया है, इनको एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, पीएम मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो देहरादून में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देहरादून में पीएम मोदी ने अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है देहरादून। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 2 दिवसीय कार्यक्रम चला था उत्तराखंड में, उसके वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस ग्लोबल समिट में देश विदेश के हजारों विदेशी या नेताएं आएंगे। ठीक है, इसमें उद्योग समूह में हिस्सा लेंगे, तो इसीलिए इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बात करते हैं आज के रामबाण के बारे में, 2023 के प्रमुख सम्मेलन के बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन, इसका जो सम्मेलन हुआ वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। विश्व बंगाल व्यापार सम्मेलन की बात करते हैं तो यह सम्मेलन जो है कोलकाता में किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे बोलते हैं COP28, इसका जो आयोजन किया गया था वो दुबई में किया गया है। डिस्कस कर चुका हूँ अगले दिन मैंने इस प्रश्न के बारे में। दुबई UAE में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, इसका जो आयोजन जो किया गया है वो भारत में किया गया है। भारत में इसका आयोजन किया गया है। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ है वो गांधीनगर गुजरात में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सेमिकान इंडिया 2023, इसका जो उद्घाटन किया गया है, जो सम्मेलन किया गया है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। G20 शेरपा की तीसरी बैठक जो हुई है वो हम्पी कर्नाटक में G20 शेरपा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है, जो कर्नाटक में किया गया है। अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में सिल्क यारा एक सुरंग थी जिसमें 41 मजदूर श्रमिक थे जो काम कर रहे थे, वो फंस गए थे, उनको सुरक्षित वहाँ से निकाला गया है, इसीलिए ये सुरंग चर्चे में थी। मैंने डिस्कस के बारे में भी किया है। ठीक है, तो वो सुरंग का नाम था सिल्क यारा सुरंग। ठीक है, इसमें मलबा जम जाने के कारण इसमें जो है 41 श्रमिक फंस गए थे, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज जो है, उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा भी की है। और माड़ा को जो है पहला भारतीय गांव घोषित कर दिया गया है उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, माड़ा गांव को पहला भारतीय गांव घोषित कर दिया गया है, माड़ा को। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के वो है पुष्कर धामी, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी जो है वहाँ की वो है देहरादून राजधानी है। और उत्तराखंड की जो स्थापना हुई है वो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हो पुष्कर धामी हैं, ये देख पा रहे हैं, ये पुष्कर धामी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो याद रखना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो है गुरमीत सिंह, वहाँ के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के जो विधानसभा की सीटें हैं वो 70 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें 3 हैं, और लोकसभा की सीटें वहाँ 5 हैं। ठीक है, उत्तराखंड जो है वो एक तरफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो याद रखना उत्तराखंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं
NSA स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक, भारत की तरफ से। तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर है। अजीत डोभाल जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, ठीक है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसका आयोजन किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है वो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसका आयोजन किया गया है। और ये 6वीं बैठक थी, NSA की 6वीं बैठक थी। तो याद रखना, इस बैठक में जो शामिल सदस्य थे उन्होंने बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में इसमें चर्चा की गई है इस कॉन्क्लेव में, ठीक। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में हिंद महासागर के सागर क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई है। तो याद रखना बात की, ये चौथी सदस्य के तौर पर मॉरिशस को शामिल किया गया है। मॉरिशस जो है वो चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बांग्लादेश और मॉरिशस ने पर्यवेक्षण के रूप में भी भाग लिया इसमें। जो बांग्लादेश और सेशेल्स थे वो पर्यवेक्षण के रूप में इसमें भाग लिए थे। और जो चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था वो मॉरिशस को इसमें शामिल किया गया है चौथे सदस्य के रूप में। बात करते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की। तो इसमें जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है उसमें मॉरिशस को चौथे सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया था। पहले से भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे। और इसमें जो मॉरिशस है इसको चौथे नंबर का सदस्य देश बनाया गया था। और बात करते हैं सचिवालय की। इसका जो सचिवालय है वो कोलंबो में है, कोलंबो श्रीलंका में इसका सचिवालय है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो सचिवालय है वो कोलंबो में है, कोलंबो में, याद रखना इसका सचिवालय है। और बात करते हैं इसका उद्देश्य ये है कि मानव तस्करी को रोकना, समुद्री डकैती कम करना, उस पर ध्यान देना, निगरानी रखना, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों का सामना करने का इसका मुख्य उद्देश्य है जो कोलंबो कॉन्क्लेव समिट का। तो याद रखना, ठीक है। अब बात आई है मॉरिशस की। तो मॉरिशस के बारे में कुछ जान लेते हैं। मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है। और वहाँ के जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं वो पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं। और प्रधानमंत्री वहाँ पे प्रविंद जुगनाथ हैं। और मुद्रा जो मॉरिशस की है वो मॉरिशस रुपया वहाँ की मुद्रा है मॉरिशस की। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत दिव्यांगों का जो सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो पूछ रहा है किसे दिया गया है। तो वो इस बार जो दिया गया है वो प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रशांत अग्रवाल इसका राइट आंसर है। तो याद रखना प्रशांत अग्रवाल इसका राइट आंसर है। बात करते हैं कुछ पुरस्कारों की। जैसे आपसे पूछें सिंगापुर का सर्वोच्च कलाकार पुरस्कार किसे दिया गया इस बार, मीरा चंद को दिया गया है। और फ्रांस का लीजन डी ऑनर पुरस्कार ये दिया गया है BR ललितांबिका को दिया गया है। और UNHCR नानसेन शरणार्थी का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। अब्दुल्लाही मायर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नारायण जो सेवा संस्था है जो अभी मैंने डिस्कस किया, नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष पद पर जो प्रशांत अग्रवाल को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत दिव्यांगों के सशक्तिकरण के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्होंने दिव्यांगों के बारे में बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। तो उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात की जा रही है नारायण सेवा संस्था की। जो नारायण सेवा संस्था है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ठीक है। एक सेवाकारी संस्था के रूप में काम कर रही है। और इसकी जो स्थापना की गई थी नारायण सेवा संस्था की वो 1985 में इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो संस्थापक थे वो कैलाश चंद अग्रवाल इसके संस्थापक थे नारायण सेवा संस्थान के। तो याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था है। तो याद रखना इसकी स्थापना जो की गई थी 1985 में। यह संस्थान जो है दिव्यांग लोगों की असमर्थता है उसको दूर करने के लिए एक काम करती है। और ये संस्थान अभी तक 73,500 से अधिक पोलियो पीड़ित लोग थे उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया है।
तो ये संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है, तो इस संस्था के बारे में इतना कुछ जान लीजिए। ठीक है, बात करते हैं 2023 के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को कौन सा सम्मान दिया गया है, तो इन्हें निशान-ए पाकिस्तान से नवाजा गया है। और बात करते हैं 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पॉल लिंच को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है सेनिट्स पालासियोस को दिया गया है, पलासियोस को। और टाइम मैगनीज एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो दिया गया है वो दिया गया है लियोन मेसी को। लियोन मेसी को अभी हाल ही में टाइम मैगनीज एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो ये लियोन मेसी को ये प्रदान किया गया पुरस्कार। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आपके सामने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो से कोई संबंधित सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।